हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2023 में आई सीरीज आखिरी सच। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम सीरीज का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। सीरीज स्टार्ट होती है एक दूध वाले से जो एक घर का दरवाजा नॉक कर रहा था, लेकिन कोई भी दरवाजा नहीं खुलता। तभी वहाँ पर कुछ पड़ोसी बैठे थे जिनसे वो दूध वाला बात करता है, जिसके बाद वो पड़ोसी मिलकर सभी लोग दरवाजे को नॉक करने लगते हैं। तभी वो देखते हैं कि दरवाजा खुला था, तो वो अंदर चले जाते हैं और जैसे ही अंदर जाते हैं वो काफी ज्यादा शॉक थे क्योंकि वहां पर पूरे परिवार की मौत हो गई थी। जिसके बाद हम आन्या को देखते हैं जो एक पब में आई थी। वहां पर उसे एक लड़का देख लेता है और उसके साथ फ्लर्ट करना शुरू करता है। आन्या भी उसे भाव दे रही थी, तो वो लड़का उसे कहता है कि वो दोनों पार्टी करने के लिए कहीं और जाएंगे, लेकिन आन्या कहती है कि वो दोनों सबसे पहले डांस करेंगे। तभी आन्या गिरने ही वाली थी कि वो लड़का उसे संभाल लेता है। जिसके बाद दोनों बातचीत करने लगते हैं और आन्या उस लड़के से उसके इनकम के बारे में पूछती है। तो वो लड़का बताता है कि इंडिया में किसी को भी बेवकूफ बनाकर पैसे कमाना बहुत आसान है, इसलिए उसका इनकम लगभग 20 करोड़ रुपए है। ये सुनने के बाद आन्या मुस्कुराती है। तभी वो वहाँ के ऑफिसर्स को बुलाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि आन्या एक सीबीआई ऑफिसर है और उस लड़के को पकड़ने के लिए ही वो वहाँ पर आई थी। एक्चुअली आन्या ने गिरने का नाटक किया और उस लड़के का स्मार्ट वॉच निकाल दिया, जिसके अंदर उसके सारे इलीगल कामों का डाटा था। एक्चुअली वो लड़का क्रेडिट कार्ड से फ्रॉड किया करता था, जिससे उसने बहुत से लोगों के पैसे चुराए थे। आन्या उसे अरेस्ट कर लेती है। तभी उसे उसके हायर ऑफिसर का कॉल आता है, जो आन्या को बताता है कि एक जगह पर 11 लोगों का मर्डर हो चुका है और आन्या को तुरंत वहां पर जाना था। आन्या जब वहां पर जाती है तो वो काफी ज्यादा शॉक थी क्योंकि एक ही परिवार के 11 लोगों की मौत हो गई थी। उस परिवार के लगभग ये 3 जनरेशन थी जो सारी खत्म हो चुकी थी। उन सभी लोगों को किसी ने फांसी लगाई थी। आन्या देखती है कि सबके हाथ पीछे से बंधे हुए थे और सबके आंखों पर भी पट्टी लगाई हुई थी। तभी आन्या देखती है कि भुवन के हाथ खुले थे, जिसके बाद उन्हें पता चलता है कि फैमिली में से 10 लोगों को नीचे फांसी लगाई गई थी। तो वही भुवन की माँ यानी घर की मुखिया, उसे अपने रूम में फांसी लगाई गई थी। साथ ही उनके सर के ऊपर बहुत ज्यादा चोट लगी थी, जिससे सबको ऐसा ही लग रहा था कि किसी ने उन्हें बहुत ही बुरी तरह से मारा है। अब ये न्यूज़ हर तरफ फैल गई थी कि एक ही फैमिली में से 11 लोगों की मौत हो गई है और सबको जानना था कि इन 11 लोगों को किसने मारा और क्यों मारा। जिसके बाद आन्या अपनी टीम से कहती है कि इस फैमिली के बारे में सारे डिटेल्स निकलवाए। जिसके बाद हमें पता चलता है कि इस फैमिली का नाम राजवत फैमिली है। इस फैमिली की सबसे बड़ी थी विजया देवी, जिनके पति का नाम जवाहर सिंह था। वो एक पुलिस ऑफिसर थे, लेकिन कुछ सालों पहले उनकी डेथ हो चुकी थी। उनके 4 बच्चे थे, आदेश, भुवन, बबीता और कविता। भुवन की वाइफ का नाम पूनम है और उसका एक छोटा बेटा था पार्थ, जो कि 9 साल का था। तो वही आदेश की वाइफ का नाम करुणा है और उनके 3 बच्चे थे। उनके साथ उनकी बहन बबीता भी रहती है अपनी बेटी अंशिका के साथ, और उनकी दूसरी एक बेटी है कविता, जो अपने ससुराल में रहती थी और शायद उसी वजह से वो अभी तक जिंदा थी। तभी आन्या को पता चलता है कि अंशिका की कुछ टाइम पहले ही सगाई हो चुकी थी अमन नाम के लड़के के साथ। लेकिन पुलिस वालों को ये बात काफी अजीब लगती है कि एंगेजमेंट के फंक्शन में पड़ोसियों को बुलाया नहीं गया था, सिर्फ घर वाले मिलकर ही कहीं जाकर एंगेजमेंट कर आए थे। ये बात उनके पड़ोसियों को भी काफी ज्यादा अजीब लगी थी। लेकिन आदेश ने कहा था कि वो लोग सिंपल एंगेजमेंट करेंगे, शादी बड़ी धूमधाम से करेंगे और तब सभी को बुलाएंगे। जिसके बाद आन्या कविता के साथ बात करती है, तो कविता भी यही बताती है कि सब कुछ ठीक था। एक हफ्ते पहले ही अंशिका की सगाई हो गई थी, इसलिए सब लोग बहुत ज्यादा खुश थे। लेकिन अचानक ये सब कुछ कैसे हो गया, ये उसे पता नहीं। जिसके बाद आन्या पड़ोसियों से भी पूछताछ करती है, लेकिन उसे कुछ खास बात पता नहीं चलती। साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि पड़ोसी कोई भी राजवत हाउस में नहीं जाते थे। जिसके बाद आन्या अमन को पूछताछ के लिए बुलाती है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि जब वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए गई थी सुबह, तभी वहां पर अमन भी था। वो अमन से पूछती है कि वो सुबह सुबह वहां पर क्या कर रहा था। तो अमन बताता है कि उसे किसी से पता चल गया कि ये सब कुछ हुआ है, इसलिए वो ये देखने के लिए आया था। जिसके बाद आन्या अमन को उसके और अंशिका के रिश्ते के बारे में पूछती है। तो अमन बताता है कि उनकी अरेंज मैरिज थी और उनके बीच सब कुछ ठीक था। लेकिन अमन बताता है कि अंशिका शादी को थोड़ा पोस्टपोन करना चाहती थी। जिसके बाद आन्या उससे पूछती है कि एग्जैक्टली किस वजह से वो पोस्टपोन करना चाहती थी। तो अमन उसे ज्यादा कुछ नहीं बताता और वहां से चला जाता है। अब आन्या को अमन पर थोड़ा डाउट था, इसलिए वो पुलिस ऑफिसर से कहती है कि वो अमन पर नजर रखे और उसके सारे कॉल रिकॉर्ड्स भी निकाले।
तो वही हम अमन को देखते हैं जो बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था और यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसे ड्रग्स लेने की भी आदत थी। अमन को बार बार अंशिका ही याद आ रही थी क्योंकि अंशिका की मौत से पहले उसका और अमन का झगड़ा हो गया था। एक्चुअली अंशिका ने अमन की माँ के बारे में कुछ कहा था जिससे अमन गुस्सा हो गया था। फिर अमन ने भी अंशिका को कुछ बातें सुना दी थी जिससे वो भी गुस्सा हो गई और उससे बात करना बंद कर दिया था। तो वही हम आन्या को देखते हैं जो बहुत ज्यादा परेशान थी। एक्चुअली जब आन्या छोटी थी तो उसकी एक सहेली की मौत हो गई थी और आन्या को जब भी वो हादसा याद आता वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती थी। आन्या जब घर जाती है तो उसका बॉयफ्रेंड किसी लड़की के साथ बातें कर रहा था। ये बात आन्या को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और उन दोनों में बहुत झगड़ा हो जाता है। उसका बॉयफ्रेंड उसे समझाता है कि वो बस उसकी दोस्त है, लेकिन आन्या उसकी बात नहीं सुनती। एक्चुअली उसका बॉयफ्रेंड हमेशा पार्टी वगैरह करता था जो आन्या को पसंद नहीं थी, इसलिए आज आन्या अपने बॉयफ्रेंड को ही घर से निकाल देती है। जिसके बाद आन्या को पता चलता है कि राजवत फैमिली के पहले बेटे आदेश को एक गैंग वालों ने धमकी दी थी, जिससे आन्या को लगता है कि उसी गैंग वालों ने इस फैमिली को मारा होगा क्योंकि उनके यहाँ पहले भी एक ऐसा केस हो चुका था जहाँ पर एक गैंग ने पूरी फैमिली को मार दिया था। इसलिए आन्या उस गैंग के लीडर को पकड़ लेती है। तो वो बताता है कि उसने आदेश को धमकी दी थी क्योंकि आदेश ने उससे पैसे लिए थे जिसे वो वापस नहीं लौटा रहा था, लेकिन कुछ दिनों बाद आदेश ने पैसे लौटा दिए थे, तब से वो आदेश से नहीं मिला। ये सब सुनने पर अब आन्या को क्लियर हो गया था कि गैंग ने आदेश की फैमिली को नहीं मारा। तो वही हम अमन को देखते हैं जो कविता से मिलने जाता है। अमन कविता से पूछता है कि क्या उनके खानदान की किसी के साथ दुश्मनी थी, तो कविता उसे जो हुआ वो बताने लगती है। एक्चुअली कुछ सालों पहले 2007 में भुवन और उसके पापा कहीं बातें करते हुए जा रहे थे। भुवन के पापा जवाहर के पास एक घोड़ा था। वो भुवन को बताते हैं कि उनका घोड़ा तेज नहीं दौड़ता, लेकिन भुवन कहता है वो उनके घोड़े को तेज दौड़ा सकता है। जिसके बाद भुवन अपने पापा को बताता है कि वो उनके दोस्त दौलत के यहाँ काम पर जाने वाला है। एक्चुअली दौलत की एक हार्डवेयर की दुकान थी और भुवन वहीं पर काम करने वाला था, जिस पर उसके पापा कहते हैं कि उसे जो ठीक लगे वो वही करे। अब भुवन अपने पापा से कहता है कि वो घोड़े पर बैठ जाए। जवाहर इसके लिए मना कर रहा था, लेकिन भुवन के रिक्वेस्ट करने पर वो घोड़े पर बैठ जाता है। फिर भुवन घोड़े को लात मारता है ताकि घोड़ा फास्ट दौड़ सके, लेकिन लात मारने की वजह से घोड़ा उछल जाता है और जवाहर नीचे गिरता है। नीचे पत्थर था जिस पर गिरने की वजह से भुवन के पापा की वहीं पर मौत हो जाती है। भुवन जब अपने सैंडल को देखता है तो उसके सैंडल में कुछ लगा हुआ था जो घोड़े को चुभ गया और वो उछल गया था। भुवन तब से काफी परेशान रहने लगा था क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके पापा की मौत उसी की वजह से हुई थी। जिसके बाद भुवन का अपने काम पर भी ध्यान नहीं था, इसलिए एक दिन दौलत भुवन पर काफी गुस्सा होता है और उसे बहुत बातें सुनाने लगता है। भुवन को भी गुस्सा आता है और वो भी दौलत को बातें सुनाता है। जिसके बाद दौलत उसे धक्का देता है और भुवन जब गिरता है तो उसके ऊपर थोड़ा सामान भी गिर जाता है, जिसकी वजह से भुवन को बहुत ज्यादा चोट लगी थी। उसे हॉस्पिटल में भर्ती करते हैं और डॉक्टर बताते हैं कि भुवन के सर पर चोट आई है। साथ ही भुवन बोल भी नहीं पा रहा था। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और एक दिन दौलत उनके घर आता है क्योंकि भुवन ने उसके खिलाफ कंप्लेंट की थी। दौलत सबको धमकी देता है और वहां से चला जाता है। इसलिए कविता को लग रहा था कि शायद दौलत ये सब कुछ कर सकता है। जब अमन इस बारे में सुनता है तो वो पूछता है कि दौलत अब कहाँ पर है। तो वो बताती है कि कुछ टाइम पहले ही दौलत अपने गांव चला गया था, लेकिन दौलत का एक बेटा है जो अंशिका को बार बार परेशान करता था। अब ये सुनने के बाद अमन को भी ऐसा ही लगता है कि शायद दौलत ने ही ये सब कुछ किया होगा, इसलिए वो दौलत के गांव जाता है और उसके बेटे को मारने पीटने लगता है। तभी अमन को पता चलता है कि कुछ टाइम पहले ही दौलत की मौत हो चुकी है और ये सुनकर उसे भी यही लगता है कि शायद दौलत ने ये काम नहीं किया होगा। तो वही हम आन्या को देखते हैं जिसके ऊपर प्रेशर काफी बढ़ रहा था। जिसके बाद आन्या फिर से उस जगह की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है। जब वो राजवत हाउस जाती है तो उसे पता चलता है कि वहाँ पर मरने वाले लोग 11 थे। साथ ही वहाँ पर घर में जितने भी इम्पोर्टेंट आइटम्स थे वो सब कुछ 11 थे। यहाँ तक कि अंशिका की शादी भी नवंबर में होने वाली थी, यानी कि वहाँ भी 11 था। अब आन्या समझ जाती है कि 11 के साथ इन घर वालों का कोई कनेक्शन होगा। जिसके बाद आन्या अंशिका और अमन के एंगेजमेंट का वीडियो देखने लगती है ताकि उसे कुछ सबूत मिल जाए। तभी आन्या को वहाँ पर एक चमत्कारी बाबा दिखाई देते हैं, जिन्हें देखने पर आन्या को उन पर थोड़ा डाउट आता है और पूछताछ करने पर पता चलता है कि भुवन उस बाबा के पास जाया करता था। जिसके बाद आन्या उस बाबा को पकड़ने के लिए जाती है।
लेकिन तभी आनिया की टीम में से कोई इस खबर को लीक कर देता है, जिसकी वजह से मीडिया वाले भी वहां पर पहुंच जाते हैं। जब आनिया बाबा के आश्रम जाती है तो उसे पता चलता है कि चमत्कारी बाबा अपना रूप बदलते हैं और इस बार उन्होंने एक बकरी का रूप लिया था। लेकिन ये देखने के बाद आनिया समझ जाती है कि ये बाबा ढोंगी है, इसलिए वो बाबा का मोबाइल ट्रैक करने के लिए कहती है और वो बाबा को पकड़ लेती है। जिसके बाद बाबा बताता है कि भुवन उनके पास आया करता था, क्योंकि भुवन अपने पापा के मौत के बाद काफी डिप्रेस हो गया था। बाबा बताते हैं कि भुवन की जब आवाज चली गई थी और वो सो रहा था, तभी उसके सपने में जवाहर आया, जिसने भुवन को बताया कि वो चिंता ना करे, वो भुवन का बदला ले लेंगे। और कुछ दिनों बाद ही दौलत की दुकान को आग लग गई। दुकान को आग लगने के बाद ही दौलत अपने गांव वापस चला गया था। जब भुवन को इस बारे में पता चला तो उसे ऐसा ही लगा कि उसके पापा ने उसका बदला ले लिया है, इसलिए तब से भुवन अपने पापा की रोज आरती करने लगा। लेकिन ये सब भुवन को रोज करता देख उसकी माँ उससे कहती है कि ये सब कुछ उसके पापा ने नहीं किया था। दौलत की दुकान को आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। ये सुनने पर भुवन थोड़ा सा शांत होता है, जिसके बाद वो अपने पापा की आवाज में बात करने लगता है। सबको ऐसा ही लग रहा था कि शायद भुवन के पापा बात कर रहे हैं। एक्चुअली भुवन की आवाज चली गई थी और काफी दिनों से उसने बात नहीं की थी। जिसके बाद वो अपने पापा की आवाज में बात करता है और सबको बताता है कि सभी लोग चिंता ना करें, वो उन सब की मुसीबतें दूर कर देंगे। जिसके बाद भुवन बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो उसकी आवाज भी वापस आ चुकी थी। साथ ही भुवन को यकीन हो गया था कि उसके पापा ने ही ये सब कुछ किया है और उन्होंने ही भुवन को ठीक भी कर दिया। जिसके कुछ दिनों बाद भुवन के सपने में फिर से उसके पापा आए, जिन्होंने उनसे कहा कि वो लोग अपने नए घर में शिफ्ट हो जाए। वहां जाने के बाद ही उन सबकी तरक्की होगी। जिसके बाद पूरा परिवार नए घर में शिफ्ट हो गया। लेकिन यहाँ आने के बाद भी उनके प्रॉब्लम्स कम नहीं हो रहे थे। ना ही आदेश का बिजनेस अच्छा चल रहा था और ना ही अंशिका को जॉब मिल रही थी। साथ ही भुवन के सपने में भी उसके पापा नहीं आ रहे थे, जिस वजह से भुवन काफी परेशान हो गया था और इस चमत्कारी बाबा के पास आ गया था। तब चमत्कारी बाबा उसे कुछ देते हैं और कहते हैं कि इसे अपने तकिया के नीचे रखे, ताकि उसके पापा उसके सपने में फिर से आए। भुवन ऐसा ही करता है, लेकिन कोई ज्यादा फायदा नहीं होता। लेकिन दूसरे ही दिन भुवन अपने भाई के साथ नदी पर जाता है। वो लोग तैर रहे थे, तभी भुवन डूबने ही वाला था कि उसके पापा उसे दिखाई देते हैं और भुवन को लगता है कि उसके पापा ने उसे बचा लिया। जिसके बाद भुवन घर आता है तो अंशिका की माँ से कहता है कि वो चिंता ना करे, अंशिका को आज जॉब मिल जाएगी। और थोड़ी देर बाद ही अंशिका का फोन आता है कि उसे एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिल गया है। अब ये सुनने के बाद सभी घर वालों को थोड़ा यकीन हो रहा था कि शायद ये सब कुछ जवाहर ने किया होगा। जिसके बाद भुवन खुद की दुकान शुरू करता है और दुकान भी अच्छे से चलने लगती है। अब उनकी काफी तरक्की हो गई थी, साथ ही उनके घर गाड़ी भी आ गई थी और उन्होंने अपना कर्जा भी चुका दिया था। जिसके कुछ दिनों बाद ही अंशिका की शादी भी तय हो गई, इसलिए बाबा उसकी एंगेजमेंट फंक्शन में गए थे। ये सुनने के बाद आनिया बाबा से कहती है कि क्या उन्होंने उसे फांसी पर नहीं लटकाया, जिस पर बाबा कहते हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ भी करने के लिए नहीं कहा था। लेकिन बाबा की बातों पर आनिया को ज्यादा यकीन नहीं था। तभी हम अमन को देखते हैं, जो पार्थ के एक दोस्त किशोर से बात कर रहा था। एक्चुअली किशोर हमेशा पार्थ के साथ खेलने के लिए उसके घर जाया करता था। अमन उससे पूछता है कि उसने घर में क्या क्या देखा था, तो किशोर बताता है कि भुवन अंकल के अंदर जवाहर अंकल की आत्मा आती थी और जवाहर जो कुछ भी बोलता उसे अंशिका अपने बुक में लिखा करती थी। अब ये सुनने के बाद अमन को भी उस बुक को देखना था, इसलिए वो छुपते हुए राजवत हाउस में चला जाता है। वो वहाँ कुछ ढूंढ रहा था, तभी वहाँ पर पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं और अमन को पकड़ लेते हैं। वो अमन से पूछने लगते हैं कि वो वहाँ पर क्यों गया था, तो अमन बताता है कि उसकी और अंशिका की लड़ाई हुई थी। लेकिन कुछ टाइम बाद अमन ने माफी मांग ली थी और अंशिका मान गई थी। जिसके बाद अमन ने उन दोनों के लिए होटल रूम बुक किया था, जहाँ पर अंशिका 7 बजे आने वाली थी। लेकिन अंशिका नहीं आई, इसलिए अमन उसे देखने गया था। लेकिन जब वो घर के अंदर गया तो सभी लोगों की मौत हो गई थी। ये देखकर अमन काफी डर गया और अपने घर वापस आ गया। अगले दिन वो फिर से देखने गया, लेकिन तब तक सभी को पता चल चुका था। अमन भी जानना चाहता था कि आखिर पूरी फैमिली को किसने मारा। तभी वहां पर आनिया आती है और अमन से पूछती है कि क्या अंशिका कुछ लिखा करती थी, जिस पर अमन कहता है कि उसे किशोर ने बताया कि जब भी भुवन के अंदर आत्मा आती थी तो अंशिका एक बुक में सब कुछ लिखा करती थी। जिसके बाद आनिया राजवत हाउस की तलाशी लेती है और उसके हाथ काफी सारे रजिस्टर लग जाते हैं। उस रजिस्टर में कुछ चीजें अंशिका ने लिखी थी तो कुछ जवाहर ने, और ये देखकर पुलिस वाले काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं,
क्योंकि जब ये रजिस्टर लिखा गया था तब जवाहर की मौत हो चुकी थी। तो फिर जवाहर ने यह सब कुछ लिखा कैसे? जिसके बाद आन्या उन रजिस्टर को पढ़ना शुरू कर देती है और हमें असली कहानी का पता चलता है। एक्चुअली रजावत फैमिली के काफी सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो गए थे, इसलिए भुवन के साथ साथ पूरी फैमिली को यकीन होने लगा था कि ये सब कुछ जवाहर ने ही किया है। इसलिए जवाहर भुवन के सपने में आकर जो कुछ भी उन्हें करने के लिए कहता वो सभी लोग वो सब करते थे। एक दिन जवाहर भुवन के सपने में आया और उसे कहने लगा कि वो थक चुका है और अब उसे मुक्ति चाहिए, इसलिए वो चाहता है कि भुवन कोई पूजा करे, जिसके बाद जवाहर को मुक्ति मिल जाएगी। भुवन ये सारी बातें अपने घर वालों को बताता है और जवाहर की मुक्ति के लिए वो सब लोग ये करने के लिए मान जाते हैं। साथ ही भुवन बताता है कि ये सब कुछ करने के बाद उनकी बहुत ज्यादा तरक्की होगी, उनके जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे। इसलिए परिवार वाले सोचते हैं कि अगर सवाल तरक्की का है तो वो ये सब कुछ करेंगे। भुवन बताता है कि उन सबको अक्षय साधना करनी होगी, जिसमें सभी घर वालों को स्टूल में खड़े रहकर अपने गले में फांसी का फंदा डालना होगा। फिर वो सभी लोग मिलकर कोई मंत्र बोलेंगे जिससे जो पानी रखा है वो लाल हो जाएगा और जैसे पानी लाल होगा उसके पापा को भी मुक्ति मिल जाएगी। भुवन सबसे कहता है कि उन सभी को ये सब कुछ करना होगा, लेकिन फांसी वाली बात सुनकर बबीता थोड़ी सी डर जाती है, लेकिन आंशिका उसे समझाती है कि अगर वो ये साधना करेंगे तो सबकी तरक्की होगी, जिससे बबीता मान जाती है। तो वही आदेश और करुणा कहते हैं कि बच्चों को इस सब में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, लेकिन भुवन कहता है कि यह साधना तभी सफल होगी जब सारे परिवार वाले एक साथ करेंगे और सभी लोग इसके लिए मान जाते हैं। जिसके बाद भुवन उस साधना की तैयारी करता है। वो सबको बताता है कि उन सबको एक बरगद की पेड़ की जो जड़ें होती हैं उसकी तरह लगना है, इसलिए वो सबके लिए एक सर्कल बनाता है जहाँ पर स्टूल रखे जाते हैं। लेकिन उनकी माँ स्टूल पर खड़ी नहीं रह सकती थी, इसलिए वो अपनी माँ के लिए उनके रूम में ही अरेंजमेंट कर देता है। जिसके बाद भुवन सबसे कहता है कि सबको एक मंत्र पढ़ना होगा। फिर भुवन सबके हाथ पीछे बांध देता है, साथ ही सबके आंखों पर भी पट्टी बांध देता है और सबको कहता है कि उन सबको एक साथ उस मंत्र का जाप करना होगा। जिसके बाद सबके गले में वो फंदा भी डाल देता है और सभी लोग मिलकर मंत्र जाप करने लगते हैं। कुछ टाइम बाद भुवन अपनी आंखें खोलकर देखता है कि पानी का रंग लाल हुआ है या नहीं, लेकिन ये देखकर वो शौक था कि पानी का रंग लाल नहीं हुआ था। अब ये देखने के बाद भुवन बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाता है। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये सब कुछ कैसे हो गया, इसलिए वो जाकर फिर से अपने पापा से बात करने लगता है। उसके पापा उससे कहते हैं कि शायद उन्होंने अक्षय संध्या ठीक से नहीं की होगी। तभी भुवन को याद आता है कि अक्षय संध्या को सफल करने के लिए सभी लोगों को बरगद के जड़ों की तरह लटकना होगा। भुवन समझ जाता है कि वो लोग लटक नहीं रहे, शायद इसी की वजह से ये संध्या पूरी नहीं हुई। इसलिए भुवन जवाहर बन के अपनी माँ से बात करता है और उन्हें समझाता है कि उन्हें आगे क्या करना होगा। अब जवाहर की बातें सुनकर भुवन की माँ समझ जाती है कि उन्हें क्या करना होगा। जिसके बाद भुवन आकर सभी के स्टूल को एक डोरी से बांध देता है। जिसके बाद वो अपनी वाइफ पूनम से कहता है कि वो लोग लटक नहीं रहे और शायद उसी की वजह से ये साधना पूरी नहीं हुई। इससे पहले कि पूनम कुछ कहे, भुवन फिर से जाकर सभी की तरह खड़ा हो जाता है और जैसे उसकी माँ स्टूल को ढकेल देती है, भुवन भी सबके स्टूल खींच देता है, जिसकी वजह से सबको फांसी लग जाती है और सबकी वहीं पर मौत हो जाती है। आन्या जब सबको ये बात बताती है तो सब लोग काफी ज्यादा शॉक थे। तभी वहाँ पर एक साइकियाट्रिस्ट आते हैं जो बताते हैं कि भुवन की मेंटल हेल्थ स्टेबल नहीं थी। जब भुवन ने अपने पापा को खो दिया था तो वो डिप्रेशन में चला गया था। तब से वो अपने पापा को इमेजिन करने लगा और उसे ऐसा लगने लगा था कि उसके पापा ही उसे ये सब कुछ करने के लिए कहते हैं। भुवन की ये बीमारी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि भुवन कभी कभी खुद को जवाहर ही समझने लगा था। इसलिए उस रजिस्टर में जवाहर के हैंडराइटिंग थे, यानी कि जो कुछ भी हुआ था वो भुवन की मेंटल हेल्थ की वजह से हुआ था। उसके घर वालों को पता ही नहीं चला कि भुवन मेंटली अनस्टेबल है। उन्होंने उसे रोकने की जगह उसका साथ देते चले गए। डॉक्टर कहते हैं कि लोग मेंटल इलनेस को इग्नोर कर देते हैं, जबकि उन्हें उसका ट्रीटमेंट जल्द से जल्द करना चाहिए। ये सुनने के बाद आन्या भी डिसाइड करती है कि वो भी साइकियाट्रिस्ट के पास जाएगी, क्योंकि आन्या जब छोटी थी तो उसकी फ्रेंड की भी डूबकर मौत हुई थी। तब से आन्या को ऐसे ही लग रहा था कि शायद उसी की वजह से उसके फ्रेंड की मौत हो गई, क्योंकि अगर उसने अपनी फ्रेंड को रोका होता या उसे समझने की कोशिश की होती तो शायद आज उसकी फ्रेंड जिंदा होती। भुवन की केस सुनने के बाद आन्या समझ जाती है कि उसे ट्रीटमेंट लेने की जरूरत है और वो डॉक्टर की अपॉइंटमेंट बुक कर देती है और इसी के साथ ये सीरीज एंड हो जाती है। तो ये थी आखिरी सच सीरीज की स्टोरी। तो अगर आपको इस सीरीज की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।